अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर कैसर मसूद शेख। जी, आज जिस टॉपिक पे बात होनी है वो मुंह का सरतान है या ओरल कैंसर, जिस पे बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद वजाहत गफूर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मुंह का सरतान होता क्या है? जी डॉक्टर साहब, मुंह का सरतान या जिसको हम इंग्लिश में ओरल कैंसर कहते हैं, ये एक बहुत कॉमन बीमारी है, एक बहुत आम बीमारी है जो कि हमारे माशरे में पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रही है। जी। और पाकिस्तान में फैलने वाले तमाम कैंसर्स में इस वक्त ये WHO के हिसाब से नंबर 1 पे सर फहरिस्त आता है। इसका एक वेरिएंट जो है जिसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, ये इन सारे ओरल कैंसर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और मर्दों में इसकी तादाद ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा होती है। जी, मुझे ये बताइए कि इसकी वजूहात क्या हैं जिससे ये बनता है? देखिए, वजूहात तो मुंह का सरतान या ओरल कैंसर की काफ़ी सारी होती हैं और कुछ पेशेंट्स में इनमें से कुछ वजूहात होंगे, कुछ पेशेंट्स में इनमें से काफ़ी ज़्यादा वजूहात भी हो सकती हैं। कुछ दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो वजूहात आम तौर पे हम कॉमन एक ओरल कैंसर के पेशेंट के साथ हम अटैच करते हैं कि उसके अंदर ये ज़रूर वजूहात शामिल होंगे, उनमें से कोई भी नहीं होती। तो जो ज़्यादा कॉमन जो आपकी रीज़न्स या वजूहात हो सकती हैं, उनमें आपका जो बेसिकली जो लिविंग स्टाइल है यानी जिस तरह से आप रहते हैं, आपका जो अंदाज़-ओ-इत्वार है, वो बहुत कॉमन चीज़ जी। है जो इस पे असरअंदाज़ होता है। जैसे मुख्तलिफ़ इलाकों में तंबाकू नोशी के जो है मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। जैसे अगर आप कराची या सिंध की तरफ चले जाएँ, तो वहाँ पे एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसको हम पान, छाल या गुटखा कहते हैं। और जी। पंजाब की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे तंबाकू और पान वगैरह और तंबाकू की मुख्तलिफ़ जो किस्में हैं, उस तरह से ये सिगरेट नोशी जो है वो सारी आती है। जी। तो हुकूमत को चाहिए, अगर आप हुकूमत इस चीज़ को कंट्रोल कर ले, तो आपका जो मुल्क का सरतान फैलने की सबसे बड़ी वजूहात हैं, इनमें काफ़ी कमी आ सकती है और कैंसर को आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जी, इसी ज़िम्न में मैं पूछना चाहूँगा, ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, ये कैसे कैंसर का मूजब बनती हैं? जी, इन चीज़ों में बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनको आप कार्सिनोजेंस कहते हैं। अब ये केमिकल आप समझ लें कि ये जो आपके मुंह के खुलिये जो कि बनाए हैं अल्लाह ताला ने एक ख़ास स्कीम के हिसाब से बनाए हैं, जो ख़ास स्कीम या एक ख़ास तरीके से चल रहे होते हैं, तो ये उसको चेंज कर देते हैं, उसमें तब्दीली ले आते हैं। अब जो तब्दीली होती है वो मनफी तब्दीली होती है, जिसकी वजह से वो जो एक खुलिया है, जो एक सेल है, वो अपना काम छोड़ के आपके जिस्म के ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक सरतान बन जाता है, जिसको आप एक कैंसर या आप उसको एक रसोली कह सकते हैं, वो बन जाता है। जी, ये बताइए कि ये बेनाइन और मैलिग्नेंट में फ़र्क क्या है? जी, बेनाइन और मेलिग्नेंट जो है, ये दो तरह के आपके कैंसर्स होते हैं। बेनाइन जैसे कि आपको इसके नाम से अंदाज़ा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला नहीं होता, ये खुद से ज़्यादा नहीं फैलेगा। और मेलिग्नेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, पूरे जिस्म में मुख्तलिफ जगह पर भी फैल सकता है और ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। यानी इससे इंसान की ज़िंदगी के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज यानी किस दर्जे पे आया दर्जे है। पे पहुंच जी। चुका हुआ है, तो उसके ऊपर होता है। अब जो आपका बेनाइन कैंसर है या जो भी आपकी बीमारियां वगैरह सारी होती हैं, वो शुरू होती हैं मुंह के अंदर। आप देख लें कि जो गले सड़े जो दांतों की जड़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, या वहाँ पे कोई सिस्ट वगैरह है, कोई रसोली छोटी बन रही है, या जैसे आपकी डेंटल सिस्ट वगैरह जो आपकी सारी बनती हैं, तो वो जो सारी शुरू होती हैं, अगर उनका इलाज नहीं करवाया जाता, तो वक्त के साथ साथ वो एक बड़ी वजह बन सकती हैं कि वहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर उसकी मेलिग्नेंसी के ज़्यादा चांसेस होंगे, स्प्रेड के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ये बताएं कि रसोली निकालना ज़रूरी होता है? जी, जहाँ तक बात है उसके रसोली के निकालने की, तो रसोली जो है वो सारी उसकी असल जो रीज़न है, अगर आप उसके हिसाब से देख लें कि रसोली किस वजह से वहाँ पर बनी है और रसोली किस तरह की है, अगर वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई तो आप उसको निकाल दें। अगर जो है वो स्प्रेड मेलिग्नेंसी की तरफ जा रही है, तो फिर उस पर डिपेंड करेगा कि उसके आसपास के जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं ओरल कैविटी के अंदर या मुंह के अंदर, जो उसके आसपास के बाकी ऑर्गन्स हैं, या उसकी एक्सटेंट जो है वो कैसी हो, जिसमें कहीं और तो नहीं है स्प्रेड हुई हुई। अगर फैल गया हुआ है, इसको हम मेट्स कहते हैं, अगर ये मेलिग्नेंसी वाला था, तो वो आपके जिस्म के बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी फैल सकता है। जी। और ये आप कैसे पता चलेगा आपको कि ये बेनाइन है या मेलिग्नेंट है? उसके लिए आप एक छोटी सी सर्जरी करेंगे जिसको हम बायोप्सी कहते हैं।
जिसमें एक छोटा सा पीस लेके हम लेबॉर्ट्री भेजते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये बेनाइन है या मेलिग्नेंट है और इसकी एक्सटेंट क्या है, किस तरह से इसका स्टेटस है या ग्रेड इसका कैसा। जी जी, इसी ज़िम्न में मैं पूछना चाहता हूँ कि लोगों में एक ऐसे तोहम फैला हुआ है कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है। क्या ये इसके बारे में आप कुछ डिटेल बताएंगे? जहाँ तक आपकी बात है कि ये बायोप्सी करवाने से कैंसर फैलने का जो एक हमारे माशरे में जो बेसिकली एक क्वैक्स या जिनको नहीं इस चीज़ का पता है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने एक आम एक तोहम सा जो है एक फैला दी, मिथ से फैला दी हुई है कि उससे फैलने से जो है ये मतलब बायोप्सी करने से कि एक पेशेंट आपके डॉक्टर साहब के पास आया, उन्होंने बायोप्सी के लिए सैंपल लेके लेबॉर्ट्री भेजा, उससे पहले तो पेशेंट बिल्कुल ठीक था लेकिन उसके बाद उसको कैंसर हो गया। असल में कैंसर उसको पहले से मौजूद था, वो जैसे कहते हैं कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेसिंग वाला जो उसका सीन हो रहा हो, तो उसको पता ही नहीं था, ना किसी को उसका ये पता था कि वो शुरू के क्योंकि स्टेज का था, शुरू के ग्रेड पे था, तो वो उसके सिम्टम्स अभी नहीं थे। जब सिम्टम्स नहीं थे तो पेशेंट को पता नहीं चला उसका, लेकिन जैसे ही उसके सिम्टम्स होना शुरू हुए तो उसका स्टेज बढ़ रहा था, तो तब जो है वो पेशेंट का जो है उसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए। जब डॉक्टर साहब ने उसका सैंपल लेके भेजा तो उस वक्त वो इनिशियल स्टेज पे था, जब वो रिपोर्ट आई तो उसके बाद जो उसका स्टेज क्योंकि आगे जा रहा था तो पेशेंट के उसके ऊपर सिम्टम्स आना शुरू हो गए। तो उससे क्या हुआ कि पेशेंट को यही लगा कि डॉक्टर साहब ने सैंपल लिया था, बायोप्सी की थी, तो उससे स्प्रेड हो कैंसर। गया। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या ये एक बीमारी जो कैंसर है किसी दूसरे को ऐसे लग जाती है, मूजी बीमारी है क्या? जो जहाँ तक ये बात है कि मूजी बीमारी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे स्प्रेड कोई नहीं होती, लेकिन हमारे माशरे में जो है एक बहुत जो गलत बात है कि अगर किसी को बीमारी हो गई हुई है तो हमारे यहाँ उसको बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल अलहदा कर दिया जाता है, तो वो एक बहुत गलत चीज़ है। या तो हमारी तो ट्रीटमेंट के ऑप्शन जो हैं हम दो चीज़ों में बहुत गलत कर देते हैं, जो हमारे माशरे में होता है कि हम चीज़ को हल करने के बजाय उसको पेशेंट के लिए हम और ज़्यादा डिफ़िकल्टी या मुश्किल पैदा कर देते हैं। अब पेशेंट एक तो पहले ही बीमार है, उसको एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम हुआ हुआ है, यानी उसको एक बीमारी आई हुई है, तो अब उससे वो रिकवर कर रहा है दवाइयों से या जो भी उसका इलाज हो रहा है तो उससे वो रिकवर कर रहा है। जब आप उसको एक बिल्कुल अलहदा कर देंगे, उसको अपने से कट डाउन कर देंगे, उसके घर वाले, उसके ख़ानदान वाले उसको कट डाउन कर देंगे, तो उससे ये होगा कि वो मेंटली और साइकोलॉजिकली भी हार मान लेंगे। जी। कैंसर से जीत के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके मेडिकल इलाज से बेहतर जो ज़्यादा चीज़ जो उसको वापस लाएगी ज़िंदगी की तरफ, वो उसके घर वालों की सपोर्ट है। अगर उसकी सपोर्ट, घर वालों की उसको सपोर्ट नहीं मिल रही होगी तो वो हिम्मत हार जाएगा। जब हिम्मत हार जाएगा तो वो रिकवर नहीं कर सकेगा और अनफॉर्चुनेटली उसकी ज़िंदगी भी उसमें ख़त्म हो सकती है। और दूसरा जो प्रॉब्लम एक हमारे यहाँ बहुत कॉमन आता है, वो आता है कि हम लोग उस चीज़ को इलाज करने की बजाय हम कई दफ़ा पीरों फ़कीरों के पास चले जाते हैं, और जब वो चीज़ बढ़ जाती है तब हम जो है उसके बाद डॉक्टर के पास आते हैं, तब हम यही कहते हैं कि अब तो जो होना था वो तो हो गया। अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको जब चीज़ है तो आप थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करके उसका इलाज करें। आप अगर शुरू में उसका इलाज करेंगे, तशख़ीस जल्दी होगी, तो उसका स्टेज या ग्रेड जो है उसका वो कम होगा। जब उसका स्टेज कम है तो उसका इलाज होने के ज़्यादा चांसेस है। इलाज होने के ज़्यादा चांसेस से ये होगा कि वो ज़्यादा जल्दी रिकवर भी कर जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। स्टेज ज़्यादा होगा तो उसके ठीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और सेकेंडली जो आपने पहले सवाल में पूछा था कि मूज़ी बीमारी के हिसाब से जो लोग जो है उसको सेग्रीगेट करके अलहदा उसके घर वाले कर देते हैं, अगर वो उसके साथ होंगे तो उसको एक मॉरल सपोर्ट मिलेगी, उसको एक मेंटल सपोर्ट मिलेगी, साइकोलॉजिकली उसको एक बैकिंग मिल रही होगी, उसको एक बैकिंग मिल रही होगी, तो ईज़िली रिकवर कर जाएगा। क्योंकि दवाइयों का अगर आप देखें तो अगर वो 30% या 25% इलाज उसका दवाइयों से हो रहा है और सर्जरी से हो रहा है, तो 70% या 60% उसका इलाज तो उसकी अपनी मेंटल पावर से, उसकी साइकोलॉजिकल पावर से, उसके घर वालों की सपोर्ट से उसको हो रहा है। अब वो सपोर्ट उसको होगी तो इंशाल्लाह वो जल्दी रिकवर कर जी, बहुत शुक्रिया। जी, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप कोई सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, तो आप सिर्फ चंद लम्हों की लज्जत के लिए और अपनी एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए, जो कि हमारे टीवी पे भी जो एड्स वगैरह सिगरेट के, तंबाकू नोशी के आते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लैमरस चीज़ों को शो किया गया होता है, तो उस चीज़ के पीछे भागने की बजाय आप अपनी ज़िंदगी को जो अल्लाह ताला ने आपको दी है उसको अच्छे तरीके से गुजारें। इन
खराफात से बचेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से गुजरेगी। और अगर किसी को खुदा ना खास्ता आपके ख़ानदान में या जानने वालों में किसी को भी मसला होता है, तो आपका फ़र्ज़ ये है कि आप उसका वक्त पे इलाज करवाएं। जितना जल्दी उसका इलाज होगा, उसकी तशख़ीस सबसे पहले जितनी जल्दी होगी, तो उसके हिसाब से उसका इलाज होगा, तो उसके चांसेस ज़्यादा बेहतर होंगे। वो जल्दी रिकवर करके माशरे का अच्छा शहरी बनेगा। अगर उसको खुदा न खास्ता हुआ है, तो उसके इलाज के साथ साथ अब आपकी ज़िम्मेदारी है एक शहरी के तौर पे भी, दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से भी, कि आप उसको सपोर्ट करें। ये नहीं कि आप उसकी हिम्मत ना बंधवाएं, आप उसको और ज़्यादा डिप्रेस करें, जिसकी वजह से वो अपने इलाज से तंग आकर वो बिल्कुल ही हिम्मत हार बैठे। जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। उम्मीद है आपके अवेयरनेस में काफ़ी इजाफ़ा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया।